नमस्कार, आप देख रहे हो हमिति भारत। लखनऊ में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी आईआईए की 312वीं केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में देश भर से आए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और औद्योगिक चुनौतियों के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की। यहां बैठक लखनऊ स्थित आईआईए भवन में आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आए 100 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के पहले सत्र में इंडस्ट्री से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा हुई। वही दूसरे सत्र में आईआईए के 2 मेगा इवेंट्स इंडिया फूड एक्सपो और एमएसएमई प्रमोशन रोड शो पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जानकारी दी गई कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर में वाराणसी और जनवरी में लखनऊ में 2 बड़े एक्सपो आयोजित किए जाएंगे। बैठक में उद्योग जगत से जुड़ी कई अन्य अहम जानकारियां भी साझा की गई है। इसमें हमारे 2 एक्सपोज हो रहे हैं 9 दिसंबर में, 18-19 दिसंबर को बनारस में ताज गैंजिस ताज होटल ताज बनारस में हमारा टूरिज़्म का एक्सपो रहा है, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज़्म के ऊपर। तो वो उसके लिए प्लस दूसरा हमारा एक्सपो लखनऊ में हो रहा है, फूड एक्सपो, जो रेगुलर ग्राउंड्स यहाँ पर 16, 17, 18 जनवरी को, उसके लिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसी के क्वार्टर रिजल्ट था। हमने लॉन्चिंग करी दोनों एक्सपोज की। ये हमारे आई मेंबर्स का एक विजन है, क्योंकि हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि बनारस एक बहुत बड़ा टूरिज़्म का हब बन चुका है और वहाँ से बहुत इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, बहुत बिजनेस, बहुत व्यापार हो सकता है। वहाँ पर भी बनारस में भी सेमिनार रखी जाएगी, मीटिंग बुलाई? हाँ, बनारस में सेमिनार रखी जाएगी, मीटिंग बुलाई जाएगी। करीब 13 कंट्रीज़ के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ रहे हैं, जिसके अंदर हम B2B बैठ के मीटिंग्स भी करेंगे। वहाँ के हाई कमिश्नर्स आ रहे हैं, साथ में उनके कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी रहेंगे, इनसे हम बिजनेस की बात भी करेंगे। वहाँ पर सटी जिले हैं, उनको कैसे मैनेज करेंगे? तो उनके आसपास जो जिले हैं, बल्कि हम बनारस से तो हमको MP भी माल जाता है। बनारस में बहुत सारे आसपास के जिलों से भी जाता है और बनारस अपने आप में एक बहुत बड़ा हब है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। उसके अलावा भी एक रिलीजन हब पूरा बन गया है, एक टूरिज़्म का हब। तो उसको प्रमोट करने के लिए और आगे वाले जो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हुए वहाँ पर हमने टूरिज़्म का एक एक्सपो रखा है। इस संस्था से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? जी, हमारी वेबसाइट पे पूरी अवेलेबल है। IHX के नाम से, इंडियन होटल टूरिज़्म के नाम से, ITH के नाम से हमारी वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर जाकर के आप लॉगिन करेंगे, उसमें हम जुड़ सकते हैं एज एन एग्जीबिटर, एज एन विजिटर दोनों। इस तरह से IFX की भी हमने हमारी वेबसाइट बनी हुई है, इंडिया फूड एक्सपो के नाम से अपनी वेबसाइट बनी हुई है। इसी में जो लखनऊ में हमारा फूड एक्सपो हो रहा है, उसी वेबसाइट के माध्यम से आप एग्जीबिटर और विजिटर के रूप में जुड़ सकते हैं। जी, क्या नाम है? आलोक अग्रवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट IAI, संस्था से आप- सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन IAI। बुलंदशहर से बड़ी खबर। 10,000 के इनामी डकैत साजिश से गुलावाठी पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुरेड के कंकड़ खेड़ा निवासी सतीर बदमाश सजीद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार गुलावाठी क्षेत्र में हाल ही में हुई लूट की वारदात में सजीद वांछित था। उस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। जानकारी के मुताबिक सजीद अपने साथियों के साथ गुलावाठी की एक अविकसित कॉलोनी में डकैती डालने का पहुंचा था। गुप्त सूचना मिलने पर गुलावाठी पुलिस और स्वात टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और गुलावाठी हापुड़ बॉर्डर पर पुलिस ने घेराबंदी की और तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में साजिद के पेड़ में गोली लगी और जबकि उसके साथ मौके पर फरार हो गए और पुलिस ने मौके से एक तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस और चोरी की बुलेट बाइक बरामद की है और घायल आरोपी को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है और फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें की छापेमारी जारी है।
आज दिनांक 5 नवंबर को थाना गुलावटी पुलिस एवं स्वाट टीम बुलंदशहर द्वारा संयुक्त रूप से गुलावटी हापुड़ बॉर्डर पे चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध आ रही बाइक को जब रुकने का इशारा किया गया तो बाइक रामनगर रोड पे भागने लगी। पुलिस ने जब इसका पीछा किया तो तेज़ रफ्तार में होने के कारण ये बाइक फिसल कर गिर गई। पुलिस अपने आप को गिरता हुआ देख इस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान साजिद पुत्र महराजुद्दीन निवासी कंकड़ खेड़ा मेरठ के रूप में हुई है। ये एक इनामिया बदमाश है। हाल में ही इसके ऊपर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बुलंदशहर द्वारा 10,000 रुपये के इनाम घोषित किया गया था। ये साजिद तथा उसके साथियों द्वारा 5 जुलाई 2025 को गुलावटी के तेवतिया सिटी में लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें ये वांछित था। इसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है तथा जो बाइक बरामद हुई है बुलेट ये भी चोरी की है। प्राथमिक उपचार के लिए इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। राज्य भर में मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। करीब 3 करोड़ 75 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कई मतदान केंद्र पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे जोश के साथ हिस्सा लेने की अपील की है। महुआ से मतदाताओं ने वोट डालने के बाद गर्व से अपनी स्याही लगी उंगलियों दिखाई और हालांकि 2 महिलाओं ने यहां आरोप लगाया है कि उन्हें मतदान देने की अनुमति नहीं दी गई। इस मामले में स्थानीय प्रशासन जांच की बात कह रहा है। पहले चरण का मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, जबकि सुरक्षाकर्मियों से कुछ क्षेत्रों में वोटिंग का समय शाम 5 बजे तक सीमित कर दिया गया है। आपने भी वोट कास्ट किया? नहीं देने दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि पर्ची नहीं है तो आपने और मुझे पर्ची नहीं मिला। सीरियल नंबर भी मैंने बताया, वहाँ उन्होंने टिक भी किया, लेकिन कहे कि वोट नहीं डालने दिया जाएगा। जबकि आपका नाम है, नाम है, सारा चीज है, सीरियल नंबर है, आईडी कार्ड भी लेके आई हैं? आईडी कार्ड भी लेके आए हैं मेरे पास। इसमें आपका पर्ची और ये सारा चीज है इसमें। तो बीएलओ ने ये नहीं बोला था कि आप पर्ची निकाल के लाओगे, तो हम डाउनलोड करके निकाल के लाते, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं। अब फिर वापस जाना और आना तो संभव तो है नहीं। अब आप वोट नहीं कास्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, कैसे करेंगे? अगर वो देंगी तो करेंगे, नहीं देंगी तो नहीं करेंगे। बोली है 5 मिनट रुकने को, देखते हैं क्या है। और लोगों के पास अभी ये समस्या आ रही है? ये पहली बार ऐसी हुई है। पिछले बार भी तो अभी हाल में दे के गए थे, बेटी मेरी पहली बार दी थी, कोई समस्या नहीं आई थी। इस बार ऐसा समस्या आ रहा है। ये तो गलत चीज है ना, बिना मतलब पर्ची का। अब आजकल डिजिटल जमाना है, आप देख लो, ले लो, आकर आदमी को वापस जाना, ये तो सही नहीं है ना, ये तो एकदम गलत चीज है। नहीं, क्योंकि पर्ची नहीं था, बीएलओ ने हमें पर्ची नहीं दिया था। अब अगर पर्ची नहीं दिया था तो मेरी गलती थोड़ी है। हमें बोला गया था डिजिटली डाउनलोड करके रख लीजिएगा, हम डिजिटली डाउनलोडेड है मेरे पास। डिजिटल पर्ची आप लेके आई हैं? हाँ, वोटर लिस्ट में आपका नाम है और मेरा टिक भी हुआ है उसमें। उस तरफ ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं आप पर्ची लेके नहीं आओगे आपको वोट नहीं देने देंगे। तो यहाँ पे तो इनके पास लिस्ट होती है, उसमें अपने नाम चेक किया? हाँ, फिर भी उसमें नहीं। है ना? हाँ, उसमें है तो भी नहीं डालने दे रहे? नहीं। आप वोटर आईडी कार्ड लेके आए अपना? क्या नाम है आपका? श्रेया मेहता, 17 नंबर सीरियल नंबर पे मेरा है। कितनी देर से इंतजार किया और उसके बाद? 6:30 से आए हुए हम, सेकेंड वोटर थे हम। अब हम जा रहे हैं, हमको वोट ही नहीं करना है। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली होती जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार सुबह राजधानी की वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह 8 बजे दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 278 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। जबकि मंगलवार यानी 5 नवंबर को शाम 4 बजे AQI 202 था। यानी पिछले 24 घंटों में वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है। शहर के कई इलाकों में हालत और भी चिंताजनक है और सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार बुढ़ाड़ी क्रॉसिंग में AQI 280 दर्ज किया गया। द्वारका सेक्टर 8 में
96, जबकि ITO पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 295 रहा और CRRI मथुरा रोड, JLN स्टेडियम और ओखला फेज 2 में भी हवा की स्थिति खराब बनी हुई है। उत्तरी दिल्ली के कुछ इलाकों में तो वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। नरेला में AQI 302 और बवाना में 336 दर्ज किया गया। हालांकि दिलसाद गर्दन में वायु गुणवत्ता थोड़ी बेहतर रही, जहां AQI 183 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है। कुल मिलाकर दिल्ली में हवा सुधार कोई असर नहीं दिख रहा है और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए विशेषज्ञों ने बुजुर्ग, बच्चों और श्वास संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को एहतियात बरतने को सलाह दी है। देशभक्ति के स्वर एक बार फिर गूंजने वाले हैं, क्योंकि 7 नवंबर को वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर पूरे देश भर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। देश में जहां 150 स्थानों पर वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा, वहीं मध्य प्रदेश में 20 प्रमुख स्थानों पर विशेष आयोजन किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम भोपाल के शौर्य स्मारक में होगा, जहां मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा बसपा संगठन भी अपने स्तर पर राज्य के 10 स्थानों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित करेगा। यहां अभियान 7 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक चलेगा, जिसका उद्देश्य है लोगों को यह बताना कि कैसे वंदे मातरम गीत ने भारत माता को आज़ाद कराने में और देश के वीर सपूतों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। इस बीच बसपा के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो उन्हें चुनाव आयोग की मतदाता सूची सत्यापन मुहिम का स्वागत करना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुए हैं, जबकि कांग्रेस के समय में भी यही अभियान चलता था। चुनाव में भी अभी 3 साल है, तो ये मुद्दा अब क्यों उठाया जा रहा है? अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग के सामने रखे। एक और देश वंदे मातरम की 150वीं जयंती की तैयारियों में जुटा है, तो दूसरी ओर सियासत में बयानबाजी भी तेज होती दिख रही है। तो वंदे मातरम गीत के लिए मैंने ये रखा है, तो ये बात नीचे तक जाए और इस गीत की क्या महत्ता थी, इस गीत ने उस समय कैसा अलग जगाया, हमारी युवा पीढ़ी जाने। इसको लेके ये हमने प्रमुख कार्यक्रम रखा है। उसकी जानकारी देने के लिए आज मैंने हमारे मीडिया विभाग ने आप सबको आमंत्रित किया। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा आधा घंटे कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा। ये विषय यहीं समाप्त होता है। अब दूसरे विषय पे कोई बात करनी है तो फिर अपन। धन्यवाद। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम, जिसने करोड़ों भारतीयों को भारत माता की सेवा के लिए प्रेरित किया, उसके 150 वर्ष हो रहे हैं। ये गीत की 150वीं जयंती पे पूरे देश भर में 150 जगह ये कार्यक्रम है। अपेक्षा की गई है कि 150 की कम से कम संख्या रहे। 7 नवंबर से 26 जनवरी तक यह कार्यक्रम लगातार चलेगा। राष्ट्रव्यापी उत्सव भी होंगे। हर जिले में, हर शैक्षणिक संस्थान में कार्यक्रम होंगे। शासकीय स्तर पे भी ये कार्यक्रम सभी दूर किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी सभी दूर लगातार 7 नवंबर से 26 नवंबर तक ये कार्यक्रम चले। मुख्य कार्यक्रम पहला 7 नवंबर को होगा। इसमें हमने प्रदेश में केंद्र ने अपेक्षा की है 10 स्थान पे, तो 10 स्थानों पे ये बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी
शौर्य स्मारक पे इस गीत का पूरा गायन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी रीवा में, राव उदय प्रताप जी नर्मदापुरम में, एंदल सिंह कंसाना जी मुरैना में, प्रद्युम्न सिंह जी ग्वालियर में, गोविंद सिंह राजपूत सागर में, दिलीप जायसवाल जी शहडोल में, राकेश सिंह जी जबलपुर में और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में और गौतम टेटवाल जी उज्जैन में, ऐसे 10 स्थानों पे कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के सभी प्रदेश कार्यालयों में और बाकी सभी जगह कार्यक्रम उन्हीं 10 स्थानों पे हमारी पार्टी और समाज के लोगों को लेके भी। देखिए, राहुल गांधी जी ने कोई विषय उठाया कि मतदाता सूची में कोई कमी है, और जब एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग पुनर्निरीक्षण करके बड़ा अभियान चला रहा है, एक ऐसा अभियान जो कांग्रेस के समय भी चला, आज़ादी के बाद जो कांग्रेस की सरकारें भी रही उन्होंने भी इस तरह का विशेष अभियान चलाया, जिसमें हर वोटर का परीक्षण हो। 2003 के बाद की हर मतदाता जो कहीं का फ्लोटिंग मतदाता है, कहीं और था, उसे एकाध प्रमाण देके वोटर लिस्ट में आ जाएगा। अगर ये परीक्षण चल रहा है और एक भी वोट जो उस केंद्र का या वहाँ का मतदाता नहीं है उसका नाम अलग होता है और सही मतदाता का नाम जुड़ता है, और चुनाव ये विषय जब चला रहा है तो कोई चुनाव नहीं है, चुनाव को 3 साल है, तो कांग्रेस ने तो स्वागत करना चाहिए। और मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसे कैसे व्यक्ति हैं राहुल जी, किसी के घर में भी कोई चोरी हो जाए तो 48 घंटे बाद भी टीआई के पास जाए तो टीआई कहता भैया 48 घंटे सो रहे थे क्या? आपको 2 साल बाद पता लगा कि कोई वोट हटक गए। 164 सीट पे 163 पे हम जीते और देश भर में सब दूर भाजपा जीत रही है। अगर वोट चोरी है तो बाकी राज्यों में कहीं पे तमिलनाडु में दूसरा दल कैसे है, केरल में कैसे है, पश्चिम बंगाल में कैसे है? सिर्फ वोट हम चुनाव हार गए उसकी खींच उतारने के लिए हमें जनता के मन को समझना चाहिए, हमारी पार्टी को लोगों के दिल में उतारना चाहिए। वो छोड़ के वोट चोर हुआ, अरे काय का चोर हुआ? आप जनता के बीच में जाओ, अपनी बात कहो, और अगर कहीं मुद्दा है तो उसे चुनाव आयोग के सामने रखो। अब तो चुनाव आयोग खुद ही कह रहा है कि कोई भी दल जिसे लगता है ये वोटर सही नहीं है तो आपत्ति लगा दे और सही वोटर का नाम जुड़ जाए। जब चुनाव आयोग इतना बड़ा अभियान चला रहा है तो हर दल को उसमें साथ देना चाहिए, चुनाव आयोग का स्वागत करना चाहिए कि वे भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और हर वोट जिसको वोट देने का अधिकार है वो वोट से वंचित ना रहे, और हर वो मतदाता जो वोट देने का अधिकार नहीं रखता लेकिन गलत तरीकों से उसका नाम जुड़ा है उसका नाम अलग हो। लोकतंत्र में सही विश्वास है तो भाजपा हो या कांग्रेस हो या हर दल है, उसने इस काम का स्वागत करना चाहिए और इसमें चुनाव आयोग का समर्थन करते हुए सहयोग करना चाहिए। लखनऊ से बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज प्रदेश कार्यालय के सभागार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आगामी त्योहारों और पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रव्यापी राष्ट्रगीत महोत्सव मनाने जा रही है, जिसमें पूरे देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। वंदे मातरम हमारे लिए मात्र एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रवाद, एकता और राष्ट्र भावना का प्रतीक है। यहाँ स्वदेशी आंदोलन का प्रबल नारा रहा है और उसी भावना से आज भी हम देश को एक सूत्र में बांधते हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि वंदे मातरम ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा दी थी और भाजपा इस ऐतिहासिक वर्ष को पूरे उत्साह के साथ मनाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी।
फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी टीवी भारत।